हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th पोल साइंस नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, अब हमने जो प्रीवियस टॉपिक किया उसमें हमने हमारा वोटर लिस्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, किसके लिए नॉमिनेशन कर रहे हैं हम? कैंडिडेट के लिए। तो इस टॉपिक के लिए देखो, सबसे पहली बात क्या है कि एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये क्या कह रहे हैं, कोई भी जो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। और वो क्या बन सकता है, जो भी कैंडिडेट वोट दे सकता है वही इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकता है। अब ठीक है, यानी कितनी बार समझ में आ गई, क्योंकि वोट हर कोई तो नहीं दे सकता। जिसके पास वोट देने का राइट है उनके पास इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी राइट होगा। ओनली डिफरेंसेस इज़ ऑफ एज। ठीक है, ये एज है। वोटर 18 एज, ठीक है, कैंडिडेट 25 एज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि डिफरेंसेस हैं। अभी मैंने कहा जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है वो वोट भी दे सकता है, जो वोट दे सकता है वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बस डिफरेंस है इस चीज़ में, किसका? एज ग्रुप का। क्योंकि जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम आता है तब हमारी जो एज होती है वो 18 एज होती है। बट आपको इतना याद होगा कि लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन में दी हुई है उसमें जो एज है वो अबाउट 25 है। यानी कि अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप वोटर लिस्ट में तो नाम 18 एज में आ जाएगा, बट अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का आया? एज का ही आया। अभी क्या करें, टिकट नॉमिनेशन फॉर्म। अब उसके बाद में पहली चीज़ क्लियर हो गई कि हमारी एज है वो अबाउट 25 होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो आपको आपके आसपास की जो म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वहाँ जाके आप फॉर्म को लीजिए और वहाँ पे जाके उसको फिल कीजिए। उसके बाद में क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके साथ साथ आपके पास आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करने होते हैं। ये फिक्स होते हैं, किसी की 20,000 है, किसी के 5 है, किसी के मोर देन 1 लाख है। तो आपको वो देखा जाता है कि कौन से लेवल का आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में आपको सिक्योरिटी के रूप में जो इलेक्शन कमीशन की डिसाइडेड सैलरी जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना होगा। अब उसके बाद में देखो मैंने क्या लिखा है, कैंडिडेट हैव टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग। अब इसके बाद में आपने क्या किया, आपकी एज 25 से ज़्यादा हो गई, आपने नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर दिया, अमाउंट भी। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि हमें जो भी कैंडिडेट है उसको अपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा खुद के रिगार्डिंग कि किस किस चीज़ के लिए, कि उसकी सैलरी कितनी है, उसका किसी क्रिमिनल में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कितने फैमिली मेम्बर हैं, अब उसकी सैलरी कितनी है, जब वो अपना काम पूरा कर लेता है जब उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होती है, क्या उसने टैक्स पे कर रखे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी केस में तो उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, क्या एज है, कहाँ पे उसका घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉमिसेस आपके लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी क्या करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कैंडिडेट हैव टू, ये तो हो गया सॉरी। अब उसके बाद में सीरियस क्रिमिनल्स केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग क्या होते हैं, वो फॉर्म वगैरह भर देते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसको नॉमिनेशन फॉर्म ही भरने नहीं देंगे। अब उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे
आपकी डिटेल्स है, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितना आप उधार दे रही हैं, कितनी पेंडिंग है, मतलब इन सब को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। भाई आपके पास सपोज़ करो आपकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो रेंटेड है, किसी की बोरर उधार तो नहीं दे रखी है आप लोगों ने, आपके पास पर्सनल कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में क्लियर करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, इसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी देनी होगी। अब एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, पहले तो बेटा जो से पार्शल वगैरह होते थे इनके लिए कोई नहीं थी, लेकिन एट प्रेजेंट में क्या है, वो जो एज है वो 10+ कर दी गई है, यानी कि आपको मैट्रिक होना चाहिए। आज वैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ रहा है, आई होप अच्छा आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये है कि जो कैंडिडेट है उसे अपने क्वालिफ़िकेशंस के बारे में भी जो मतलब अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो टॉपिक है, वाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट। अभी आपसे कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट बन रहे हैं, ठीक है, हमें नॉमिनेशन फॉर्म भी भरना है। अब लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम जो है वो हमने जितनी भी एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है उसे क्या करें, फिल करें। इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि क्वालिफ़िकेशन से क्या होता है, थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि क्राइटेरिया आ जाता है, तो कुछ लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं। बट अगर मैं दूसरी ही तरफ आपको ये बताऊं कि जो हमारा इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी आप किसी बिहाफ पर उसको बाउंडेड नहीं कर सकते, बट ये क्वालिफ़िकेशन डिसाइड की गई है। बट अगर उस इलेक्शन के कंटेस्ट में देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन किसके लिए ज़रूरी है, किसी टीचर्स के लिए, किसी लॉयर के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, किसी इंजीनियर के लिए, इन सब के लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है। बट क्या एक डांसर के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है? नहीं है। एक अच्छा डांसर एक अनपढ़ भी हो सकता है, कोई आदिवासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर MA BA पास हैं तो ही आप लोग डांस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। म्यूज़िक का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, किसी गायकार को अपनी क्वालिफ़िकेशन को प्रूफ करने के लिए, अपने टैलेंट को प्रूफ करने के लिए अपनी क्वालिफ़िकेशन का डिप्लोमा देना ज़रूरी नहीं है। तो उस बिहाफ में देखा जाए तो जो कैंडिडेट होगा वो आपकी कंट्री के लिए काम करेगा, तो वो जो काम करेगा उस काम करने के लिए उसे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी डेवलपमेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड पर्सन होना चाहिए। अगर वो सोशल वेलफेयर करेगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, किसी कंट्री की हमारी प्रॉपर्टी को हम पर ही इन्वेस्ट करेगा, तो बेटर डेवलपमेंट होगा। ऐसे नहीं कि पढ़ा लिखा है उसको ये पता है कि कैसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए हमारा ये है कि ये जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है, वो उस क्वालिफ़िकेशन को ये कह रहे हैं कि हम क्यों क्वालिफ़िकेशंस को यूज़ करते हैं। बट क्वालिफ़िकेशन होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कि फॉर्म वगैरह भरना है, आपको किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह नहीं करवा तो लिए किसी ने, अगर आपको अपने पैसे का लेन देन से रिलेटेड कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कंट्री को आगे कंट्री को डेवलप्ड बनाएंगे। इसलिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जो भी इलेक्शन में विनिंग मेजॉरिटी पार्टी होगी या जो बंदा होगा वो क्या बनेगा, छोटे देखो तो ब्लैक पे पार्षद वगैरह बनेगा, वार्ड मेंबर बनेगा, ठीक है, चेयरपर्सन बनेगा, फिर आगे देखो तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट वो बनेगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे बनेगा, उसके बाद में ना क्या बनेगा, वो CM बनेगा, PM बनेगा। तो ये आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसी डिसाइड करते हैं। तो अगर यही जो होंगे ऐसे वैसे लोग होंगे तो ये हमारे लिए अच्छी पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
इसलिए क्वालिफ़िकेशन होनी भी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई भी अगर अच्छा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है, ठीक है, तो वो एक कंट्री को बहुत पॉजिटिवली रन करवा सकता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारा टॉपिक था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की। हम जो कैंडिडेट को नॉमिनेशन जो फॉर्म वगैरह भरता है उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन पता होनी चाहिए, उसके एसेट्स के बारे में पता होनी चाहिए, उसका एज है वो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, कंट्री का वो उस कंट्री का मेंबर, उस कंट्री का सिटीज़न होना चाहिए, किसी भी क्रिमिनल केसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और उसको अपनी जो फॉर्म के साथ साथ एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें साफ साफ बताया गया है सर ये। अच्छा ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आज का ये टॉपिक। बहुत ईजी था बेटा। यहाँ पर आपको जितने भी आपके इंडिया में स्टेट्स हैं उसकी सीट्स लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूंसीज लिखी गई है कि ठीक है, जैसे यूपी में कितनी है, सबसे ज़्यादा 80 है, सिक्किम में कितनी है, सबसे कम, नागालैंड में भी 1 है, नागालैंड में देखो 1 है, सिक्किम में भी 1 है, तो इनमें दोनों में सबसे कम कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। थैंक यू।